हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसका सब्जेक्ट कोड है KME061। और ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक के थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इस पे 10 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लॉज और डिफेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन, जो कि हर साल 10 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, उसमें एक कोई टेस्टिंग मेथड पूछ देगा। फिर उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। जैसे कि आप लोग नीचे देखिए, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन विजुअल इंस्पेक्शन। फिर आता है हमारा रिंगिंग और हैमर टेस्ट क्या होता है, चॉक टेस्ट क्या होता है, और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग मेथड इन विच अ मटेरियल, कंपोनेंट और प्रोडक्ट इज टेस्टेड until it fails or gets damaged permanently to determine its mechanical property, strength, toughness and quality। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम किसी भी मटेरियल, कंपोनेंट या फिर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ, उसमें कितना टफनेस है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसका हम लोग पता लगा सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। और इस टेस्टिंग के दौरान जो हमारा मटेरियल या फिर जो कंपोनेंट होता है वो या तो फेल हो जाता है, यानी कि उसका आप कोई काम आप यूज़ में नहीं ला सकते हैं, या फिर वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक यूटीएम यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे एक टेंसाइल टेस्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट का, जिसको दोनों साइड से पुल किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से ये जो प्रोडक्ट है ये डैमेज हो जाता है। और इसका हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इसकी स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टी, टफनेस और इसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये आपने भी किया होगा अपने वर्कशॉप में, तो आपको याद होगा। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, आप लोग जितने भी ये नाम हैं सब आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो आपको इसमें ये टाइप्स लिख देंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे को पता है। तो देखिए, पहला है हमारा टेंसाइल टेस्ट, फिर आता है हमारा कंप्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, बेंड टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट, फटीग टेस्ट और लास्ट हमारा क्रीप टेस्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एक साइड है हमारा एनडीटी, दूसरे साइड है डीटी। तो एनडीटी पहले देखते हैं। मटेरियल इज नॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के दौरान जो भी मटेरियल, प्रोडक्ट या फिर कोई भी पार्ट्स है वो डैमेज नहीं होता है, यानी कि वो टूटता भी नहीं है और उसको आप लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एनडीटी। डीटी देख लेते हैं। तो मटेरियल गेट्स डैमेज्ड और ब्रोकन। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के दौरान जो भी मटेरियल या फिर प्रोडक्ट होता है वो उसमें डैमेज हो जाता है या फिर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। प्रोडक्ट कैन बी रीयूज्ड आफ्टर टेस्ट। तो एनडीटी टेस्ट के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर मटेरियल को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में देखते हैं, प्रोडक्ट कैन नॉट बी रीयूज्ड, यानी कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जब टेस्टिंग एक बार किसी भी मटेरियल का हो गया तो वो या तो फेल हो जाता है या तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, तो दोबारा उसको यूज आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा है यूज्ड फॉर डिफेक्ट डिटेक्शन, यानी कि एनडीटी मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिफेक्ट है उसके बारे में पता लगाने के लिए। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, तो इसमें हम लोग स्ट्रेंथ और फेलियर एनालिसिस के लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। एनडीटी में जो फोर्थ पॉइंट है, कॉस्ट इज लोअर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जो भी इसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है तो उस पर ये टेस्टिंग होता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट कम रहती है। और डीटी में देख लेते हैं, कॉस्ट इज हायर ड्यू टू स्पेसिमेन लॉस। तो इसमें जो भी हमारा मटेरियल या फिर प्रोडक्ट है तो उसका तो हम लोग टेस्टिंग तो कर दिए, तो वो या तो फेल हो जाएगा या फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो तो एक तरह से वेस्ट हो गया, तो इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है।
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो पहला है हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, फिर है था हमारा रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, उसके बाद है हमारा डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग हैं जो हमारे एनडीटी में यूज़ होते हैं। और वहीं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारा टेंसाइल टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है। तो ये सब हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। एनडीटी में 6 पॉइंट कह रहा है स्किल्ड पर्सन अलाउड। तो कोई भी एनडीटी मेथड या फिर टेस्टिंग है उसको स्किल्ड या फिर बहुत ही हाई मतलब पढ़े लिखे लोग इसको यूज़ करते हैं। और वहीं पे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बात करें तो इसमें उतनी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोग कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, सातवां है इसमें इक्विपमेंट्स आर एक्सपेंसिव। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो भी हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं यानी कि महंगे होते हैं। और वहीं पे हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में देखते हैं तो इसमें जो भी इक्विपमेंट्स होता है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। एनडीटी में हमारा लास्ट पॉइंट है इक्विपमेंट्स आर पोर्टेबल, यानी कि एनडीटी मेथड में हमें बहुत सारे जगह पे जाना पड़ता है, जैसे कि पाइपलाइन हो गया, कोई गैस एजेंसी हो गई, पावर प्लांट हो गया। तो ऐसे जगह पे एनडीटी टेस्टिंग होता है। तो वहाँ पे आप लोग जो भी इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन है वो उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ऐसा हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं तो वो बहुत ही कम जगह पे आप लोग उसको लेके जा सकते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में भी फिक्स क्वेश्चन आ सकता है और 10 नंबर में यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये तो फिक्स आना ही आना है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्लॉ क्या होता है और डिफेक्ट क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आ सकते हैं। तो देखते हैं। अ फ्लॉ इज ए स्मॉल इम्परफेक्शन और इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन अ मटेरियल विच मे और मे नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेल्डिंग है और उसके बगल में पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद हैं। तो ये होता है हमारा फ्लॉज, यानी कि छोटे छोटे उसमें इम्परफेक्शन जो कि किसी भी मटेरियल को या तो उसको हानि पहुंचा भी सकते हैं फ्यूचर में, या फिर उसके वजह से कोई उसमें हानि नहीं होती है, यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन बाद में यही जो छोटे छोटे छिद्र यानी कि पोर्स हैं वो आगे चल के डिफेक्ट में बदल जाते हैं और उससे प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। तो फ्लॉज में आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल पोर्स, यानी कि छोटे छोटे अगर किसी मटेरियल में छेद हो जाता है ये हमारा फ्लॉज होता है, या फिर उस मेटल या फिर मटेरियल पे अगर स्क्रैच होता है तो ये हमारा फ्लॉज में आता है। ओके, अब बात करेंगे डिफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं दूसरे, यहाँ पे एक क्रैक आ गया है। तो ये क्रैक कैसे बनता है? तो जब फ्लॉ आती है यानी कि छोटे छोटे छेद हो जाते हैं या फिर मटेरियल पे स्क्रैच हो जाती है, तो वो कुछ महीनों या फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो फ्लॉज से कन्वर्ट होके डिफेक्ट यानी कि क्रैक में बदल जाती है, और ये होता है हमारा डिफेक्ट। तो देखिए, अ डिफेक्ट इज ए फ्लॉ दैट बिकम सीरियस एनफ टू अफेक्ट द क्वालिटी, स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल और कंपोनेंट। यानी कि जो फ्लॉज होते हैं वही बाद में बदल के डिफेक्ट में चेंज हो जाते हैं, और ये क्या करती है कि उस मटेरियल या फिर कंपोनेंट के स्ट्रेंथ, सर्विसिबिलिटी या फिर उस मटेरियल की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। तो इसके एग्जांपल है क्रैक इन वेल्डेड जॉइंट। तो ये दूसरे डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे एक क्रैक बन गया, तो ये होता है हमारा डिफेक्ट। अब बात करेंगे हम लोग 10 नंबर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आप किसी भी सैंपल पेपर में देख सकते हैं। तो इसमें पूछेगा डिफेक्ट क्या होता है, और ऐसे 5 या 6 डिफेक्ट जो कि सिर्फ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आप लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला डिफेक्ट है हमारा स्कार। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो सरफेस होता है वेल्डिंग का उस पर ग्रूव आ जाती है और या फिर उसमें ऐसे मार्क करके गड्ढा जैसा बन जाता है। तो ये होता है हमारा स्कार, यानी कि अ सरफेस ग्रूव और मार्क लेफ्ट ऑन द वेल्ड। ठीक है। दूसरा है पोरोसिटी। पोरोसिटी होता है आपका छिद्र, यानी कि छोटे छोटे गड्ढे। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल होल्स और कैविटीज इन द वेल्ड। तो कैविटीज या फिर होल्स आ जाते हैं किसी भी वेल्डिंग में, तो ये होता है हमारा पोरोसिटी, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तीसरा डिफेक्ट है हमारा गैस होल। तो देखिए, कहीं भी वेल्डिंग के दौरान अगर उसमें एक बड़ा गड्ढा या फिर कैविटी हो जाती है
तो वो होता है हमारा गैस होल, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। चौथा है हमारा ड्रॉप, यानी कि मेटल ड्रॉपलेट्स दैट फॉल ऑन द बेस मेटल एंड सॉलिडिफाई। तो आप लोगों ने ये तो बहुत बार देखा होगा, कहीं पे वेल्डिंग होता है तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉप उड़ते रहते हैं, तो वो जब निकल के ज़मीन पे गिरते हैं तो वो वहीं पे जम जाते हैं। तो ये होता है हमारा ड्रॉप डिफेक्ट। पांचवा डिफेक्ट है हमारा डर्ट। तो देखिए, कहीं पे मान लीजिए वेल्डिंग करके आपने ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि धूल, मिट्टी, कंकड़ या फिर दूसरे जो भी मेटल्स हैं छोटे छोटे, वो वहाँ पे उड़ के जाते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इसकी वजह से उसके सरफेस पे कंटामिनेशन हो जाता है, तो वो खराब हो सकता है। तो ये भी हमारा एक डिफेक्ट है। लास्ट है हमारा ड्रॉस। तो ड्रॉस क्या होता है? स्लैग या फिर ऑक्साइड के लेयर होते हैं जो कि वेल्डिंग के सरफेस पे चिपके रहते हैं जब आप वेल्डिंग करके छोड़ देते हैं बहुत दिन तक। ओके, तो ये हो गया हमारे 6 डिफेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल 10 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है कि डिफेक्ट क्या होता है, और 6 या 5 डिफेक्ट जो कि आप लोग सिर्फ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। तो देखिए, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड in which the surface of a material or weld is inspected visually to detect defects without damaging the object. विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल के सरफेस पे या फिर उस मटेरियल पे अगर कहीं पे वेल्डिंग हुआ है तो उस पे कोई भी डिफेक्ट का हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? तो उसको अपनी आँखों से या फिर बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इस डिफेक्ट को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो ये होता है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग। और इस टेस्टिंग के दौरान जो भी हमारा मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट होता है वो डैमेज नहीं होता है, यानी कि उसको हम लोग दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग में हम कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन में हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करके इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में दीवार पे कहीं पे क्रैक है यानी कि दरारें हैं, तो वो आपने कैसे टेस्ट किया? वो अपने आँखों से टेस्ट किया, यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग करके आपने बताया है कि हाँ मेरे इस जगह पे दीवार पे दरार है। ठीक है, तो ये होता है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग, एकदम सिंपल। अब इसमें मान लीजिए वो दरार एकदम छोटा है और आप उसको अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। फिर आता है हमारा मिरर, उसके बाद बोरोस्कोप और लास्ट हमारा लाइट सोर्स। तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप लोगों ने सबको यूज़ किया होगा क्योंकि ये ज्योमेट्री बॉक्स में भी रहता है। तो आप लोग इससे क्या करते हैं कि धूप में जो छोटी छोटी चींटियाँ रहती हैं उसको आप लोग पका देते हैं, मुझे पता है। ठीक है, फिर यूज़ करते हैं हम लोग मिरर का। फिर आता है हमारा बोरोस्कोप। तो बोरोस्कोप आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा। तो बोरोस्कोप होता क्या है कि उसमें एक डिजिटल स्क्रीन रहती है और उसमें एक वायर लगा रहता है और उसके वायर के फ्रंट पे एक छोटा कैमरा होता है। तो अगर कहीं भी मान लीजिए पाइप या फिर किसी ऐसी जगह पे वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोरोस्कोप का यूज़ करते हैं। और लाइट सोर्स का कब यूज़ करते हैं? तो ऐसे डिफेक्ट का पता लगाना होता है, जैसे कि एक डार्क रूम हो गया, वहाँ पे आप लोगों ने ब्लू लाइट का यूज़ करके उसमें डिफेक्ट का हम लोग पता लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे विजुअल इंस्पेक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा मैनुअल इंस्पेक्शन, यानी कि अपनी आँखों का इस्तेमाल करके किसी भी डिफेक्ट का हम लोग पता लगा सकते हैं, वो होता है मैनुअल। और मशीन इंस्पेक्शन, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के मशीन जैसे कि बोरोस्कोप और बहुत सारी जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हमारा मशीन इंस्पेक्शन। आगे देखते हैं, अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो देखिए, सिंपल एंड इजी मेथड। तो विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है इंस्पेक्शन करने का। ठीक है, दूसरा है लो कॉस्ट इंस्पेक्शन, तो सबसे कम पैसे इसमें खर्च होते हैं। तीसरा है क्विक डिटेक्शन ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स। तो देखिए, किसी भी सरफेस पे जब आप अपनी आँखों से देख के उसके डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही आप जल्दी टाइम में करते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला है ओनली सरफेस डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि
अगर मान लीजिए एक दीवार है तो उसके अगर सरफेस पे डिफेक्ट है तो आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर रहेगा तो वो आप नहीं बता सकते। ठीक है। दूसरा है एक्यूरेसी डिपेंड ऑन इंस्पेक्टर स्किल। तो जो विजुअल इंस्पेक्शन करता है इंस्ट्रक्टर या फिर जो इंस्पेक्टर होता है, तो वो कितने सालों से वो टेस्टिंग कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है इंटरनल डिफेक्ट्स कांट बी फाइंड, यानी कि अगर डिफेक्ट उस दीवार के अंदर है या फिर उस जो भी मटेरियल है उसके अंदर है तो आप उसका पता नहीं लगा सकते विजुअल इंस्पेक्शन में, और अगर उसके सरफेस पे है तो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। वेल्ड इंस्पेक्शन इन इंडस्ट्री। तो विजुअल इंस्पेक्शन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, फिर पाइपलाइन में, प्रेशर वेसल में, फिर अगर किसी भी मशीन का इंस्पेक्शन करना होता है वहाँ पे हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसका हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। तो पहला है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, आप लोग ने सबको यूज़ किया होगा। दूसरा है मिरर। तीसरा है हमारा बोरोस्कोप। तो बोरोस्कोप एक तरह का ऐसा डिवाइस है, उसमें एक स्क्रीन होती है, फिर उस स्क्रीन से एक वायर कनेक्ट होता है और वायर के फ्रंट पे एक कैमरा होता है। तो उसका हम लोग इस्तेमाल ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते या फिर वहाँ पे आप जा नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग बोरोस्कोप का यूज़ करते हैं। चौथा हमारा फाइबर स्कोप। पाँचवा हमारा इंडोस्कोप। 6 नंबर पे हमारा टॉर्च या फिर लाइट। 7वां है मेजरिंग गेज। 8वां है कैमरा। 9 नंबर पे हमारा बाइनोकुलर्स और लास्ट है हमारा वीडियोस्कोप। तो ये हो गया हमारे कुछ विजुअल इंस्पेक्शन। इन सबको नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आप लोग विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग में इन सबको लिख सकते हैं। ठीक है। 10 नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वो है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट। यानी कि रिंगिंग टेस्ट क्या होता है या फिर उसको हम लोग हैमर टेस्ट भी कहते हैं। तो हैमर टेस्ट क्या होता है? तो देखिए, द रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट इज अ सिंपल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक, डिफेक्ट्स और इंटरनल डैमेज in a material by striking it lightly with a hammer and observing the sound produced। यानी कि रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट एक तरह का सबसे सिंपल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम एक हथौड़े के इस्तेमाल से कोई भी मटेरियल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग ऐसे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है। तो उसकी हेल्प से जो भी उसमें स्ट्राइक के बाद जो उसमें लाइटली साउंड निकलता है उसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें डिफेक्ट है या इसमें कोई भी इंटरनल डैमेज है या फिर अगर उसमें कोई भी क्रैक होगा तो उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो हमारा रिंगिंग या फिर हैमर टेस्ट है ये हमारे वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर रिंगिंग जो साउंड है वो अगर क्लियर आता है तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल है वो अच्छे कंडीशन में है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर उसमें से डल साउंड या फिर कोई इनएप्रोप्रिएट साउंड निकलता है तो इसका मतलब है या तो उसमें कोई भी डिफेक्ट है या फिर कहीं पे उसमें क्रैक है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रोसेस है, जो भी मटेरियल का आपको टेस्ट करना है सबसे पहले उसके सरफेस को आप लोग क्लीन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक छोटा हथौड़ी यानी कि हैमर लीजिए, उस पर धीरे से स्ट्राइक करिए जिस जगह पे आपको टेस्टिंग करना है। ठीक है। और उसमें से जो भी साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं उसको एकदम केयरफुली अच्छे से सुनिए, जो भी मतलब जो इंस्ट्रक्टर होगा या फिर जो टेस्टिंग कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें से साउंड निकलता है उसको एक कंपोनेंट्स के साथ कंपेयर करिए कि ये साउंड सही है या फिर गलत है। यानी कि अगर साउंड में कोई डिफेक्ट होगा जैसे कि डल साउंड आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं भी डिफेक्ट है या फिर कहीं पे क्रैक है। ओके। और जो भी डिफेक्ट का साउंड निकल रहा है उसके हिसाब से जो भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि क्रैक हो गया, इंटरनल डैमेज हो गया, तो इसका हम लोग पता लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट। ओके। अब देखते हैं कि रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो रेलवे के व्हील्स होते हैं रेलवे ट्रेन्स के, वहाँ पे हम लोग रिंगिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं इंस्पेक्शन के लिए। फिर सेरेमिक या फिर ग्लास मटेरियल में हम लोग यूज़ करते हैं।
पाइप या फिर प्रेस वेसल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्रेशर वेसल्स के लिए, ठीक है। लास्ट है हमारा वेल्डेड स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी वेल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हम लोग हैमर टेस्ट या फिर रिंगिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो सिंपल एंड क्विक मेथड, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल और एक आसान तरीका है टेस्टिंग करने का, ठीक है। दूसरा है लो कॉस्ट इंस्पेक्शन, इसमें भी आपको टेस्टिंग के दौरान बहुत ही कम पैसा लगता है। तीसरा है नो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, तो इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो देखिए, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर एक्सपीरियंस, तो रिंगिंग या फिर हैमर टेस्ट में जो भी रिजल्ट आते हैं वो ऑपरेटर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो इस टेस्टिंग को कितने सालों से कर रहा है, उसको कितना नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। दूसरा है नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स, तो रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट का हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप के लिए इस टेस्ट को नहीं कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपका पाइप हो गया, कोई रेलवे व्हील्स हो गए, प्रेशर वेसल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिंगिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन ऑफ डिफेक्ट, तो जब आप रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट करते हैं तो उसमें आप एग्जैक्ट साइज या फिर उस लोकेशन का एकदम सही से पता नहीं लगा सकते हैं। उसमें आप बस ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्रैक है या फिर यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, ठीक है। लास्ट है हमारा डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन नॉइजी इन्वायरमेंट, तो देखिए आपको भी पता है कि रिंगिंग टेस्ट या फिर हैमर टेस्ट जो हम लोग करते हैं तो इसमें जो भी साउंड निकलते हैं उसके बेस पे हम लोग बताते हैं कि इसमें डिफेक्ट है या नहीं है, तो हम लोग इसको नॉइजी इन्वायरमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चॉक टेस्ट या फिर ऑयल वाइटनिंग टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, द चॉक टेस्ट इज अ सिंपल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स, लीक्स एंड सरफेस डिफेक्ट्स इन वेल्डेड जॉइंट्स, पाइप्स एंड मेटल कंपोनेंट्स, यानी कि चॉक टेस्ट या फिर ऑयल वाइटनिंग टेस्ट एक तरह का सबसे सिंपल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम किसी भी पाइप्स या फिर कहीं पे वेल्डिंग जॉइंट्स या फिर किसी भी मेटल कंपोनेंट्स में क्रैक, लीक्स और सरफेस डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चॉक टेस्ट या फिर ऑयल वाइटनिंग टेस्ट को हम लोग केरोसिन और चॉक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, द टेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन, तो जो हमारा चॉक टेस्ट है ये कैपिलरी एक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जो भी आपको ऑब्जेक्ट का टेस्टिंग करना है उसके सरफेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ओके। सरफेस क्लीनिंग के बाद हम लोग जो भी मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट है उसके एक साइड में या तो चॉक पाउडर या फिर अगर आपके पास चॉक का पेस्ट है उसको लगा देते हैं और दूसरे साइड तेल या फिर केरोसिन ऑयल को लगा देते हैं दूसरे साइड में, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है ड्वेल टाइम, यानी कि उसमें हम लोग को 10 या 20 मिनट के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जिस साइड में आप लोगों ने चॉक का पेस्ट या फिर पाउडर लगाया है उस जगह पे ऑयल के स्पॉट यानी कि छोटे छोटे धब्बे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर वहाँ पे वेट मार्क्स बन जाएंगे। तो ऐसी जगह पे समझ जाइएगा कि वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए क्रैक हो गया, लीक्स हो गया या फिर अन्य जितने टाइप्स के डिफेक्ट हैं, तो अगर उसमें से कोई भी होगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करते हैं कहीं भी वेल्डिंग के जॉइंट्स पे, ठीक है। दूसरा है अगर किसी भी टंकी या फिर पाइप में कहीं पे दरार है वहाँ पे हम लोग ऑयल या फिर चॉक टेस्ट का यूज़ करते हैं। तीसरा है प्रेशर वेसल्स में भी हम लोग लीक टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो देखिए, चॉक टेस्ट या फिर ऑयल टेस्ट हम लोग सिर्फ सरफेस के डिफेक्ट का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। दूसरा है नॉट सूटेबल फॉर थिक मटेरियल, तो ये थिक मटेरियल पे काम नहीं करता है। तीसरा है क्लीनिंग इज नेसेसरी आफ्टर टेस्टिंग, तो जब आप टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद इसको आप साफ़ कर लीजिए, अच्छे से इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का यूनिट 1 होता है ख़त्म, और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट 10 नंबर 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।